सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट यहां पर आपके लिए हो रहा है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा। तो साथियों बहुत तेजी के सामने से यहां पर आपके सामने से प्रश्न गुजरेंगे। आपको प्रश्न देखना है और उसको उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार तरीके का, कि किस राज्य के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर पहला की अगर बात करें तो शिवाजी, आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी के प्रशासन में या शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। इसलिए आंसर अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो यहाँ पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? गंगाधर राव के साथ आपका आंसर जाएगा, यानी कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था? तो गंगाधर राव से हुआ था। उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो वो कौन सा युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था? साथियों आपको मालूम होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्लासी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था और अंग्रेजों से पराजित हो गए थे सिराजुद्दौला। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन इनमें से साथियों कौन से, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो तुकाराम की अगर बात करें तो ये तो शिवाजी के समकालीन थे। कौन? तुकाराम। इसलिए आंसर अगर आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बताइए। 1657 की अगर बात करें तो 1657 में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का साथियों पहली बार मुकाबला हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ जो हुआ था साथियों, वो मुगलों की तरफ से कौन थे? तो मुगलों की तरफ से औरंगजेब थे और मराठों की तरफ से कौन थे? तो शिवाजी थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक है? तो ये प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूं, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो ये हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहां पर शुरू किया गया, बताने की कोशिश कीजिए। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले साथियों बंगाल और बिहार में शुरू किया गया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो यहां पर अगर बात करें अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक किसे माना जाता है? तो रेलवे को माना जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी? तो विनोबा भावे, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा तैयार किया गया था, शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1951 में शुरू किया गया था। ये भूमि सुधार से संबंधित यह आंदोलन था। उसके बाद देखिए 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? आयरन मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ये कैसा आंदोलन था? तो ये एक किसान का आंदोलन था और इस किसान के आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। तो कहां पर साथियों मुलाकात की थी? बंबई में मुलाकात की थी। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ए के साथ। उसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता साथियों कौन थे? तो हसरत मोहानी थे। ये कोई साथियों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे इसमें भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, इन तीनों को साथियों फांसी कब दी गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका आंसर जाना चाहिए वो 1931 के साथ आपका आंसर चला जाएगा।
यानी कि इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी कब दी गई थी साथियों? तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे क्या जा रहा है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? बताइए क्या इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो सकता है? एक बार बताने की कोशिश करेंगे। किसने कहाँ मारी गई थी? भोपाल में, इलाहाबाद, कानपुर या जबलपुर? किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो आंसर आपका जो जाएगा वो इलाहाबाद के साथ जाएगा, यानी कि प्रयागराज के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ हैं? ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे ये जा रहा है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए थे? बताइए। चलिए तो अगर बात करें 1915-16 में साथियों, एक तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था और लोकमान्य तिलक के द्वारा एक होम रूल लीग शुरू किया गया था। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो 1878, 1942, 1895 या 1905? यहाँ पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 1978 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है। उसके बाद देखेंगे 17वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी साथियों किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है साथियों, सुभाष चंद्र बोस को पूरा कहेंगे, सुभाष चंद्र को वो क्या कहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहेंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे युद्ध में प्रवेश किया था? तो अमेरिका ने साथियों दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया था? अगर बात करें दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से 1945 तक चला ये दूसरा युद्ध। लेकिन अमेरिका ने इसमें कब भाग लिया था, कब प्रवेश किया था? तो 1941 में इसमें प्रवेश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 30, 26, 27 या अनुच्छेद 29? तो अगर बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनकी स्थापना और इनके प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? बताइए किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो साथियों संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आप लोग अच्छे से जानते हैं संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष? बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 84 की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। कौन कौन बन सकते हैं ये इसमें बताया गया है, जिसके भारत के नागरिक हो, 30 वर्ष उनकी उम्र होना चाहिए, इस टाइप की बातें कही गई हैं। अगर बात करें राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये कौन होते हैं साथियों? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो पद से पहले हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा का, उच्च न्यायालय का, राष्ट्रपति का या लोकसभा का? बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले उनके पद से कौन उनको हटा सकता है, तो राज्यसभा हटा सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो साथियों बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो बहुमत से साथियों प्रस्ताव को पारित करके और लोकसभा से स्वीकृति लेकर, ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं साथियों, तो जो चुनाव होता है वो साथियों कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है, बताइए। देखिए, मैंने आपको अनुच्छेद 63 बताया था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 63 में लिखी है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अनुच्छेद 66 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वो जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 66 में किया गया है। तो दोनों ही अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए। चलिए, क्या होगा साथियों, प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के विधि अधिकारी होते हैं। ये विधि के विषयों पर साथियों सुझाव देते हैं। क्या विधि के विषयों पर सुझाव देते हैं। और अनुच्छेद 76 की अगर बात करें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है, योग्यता है, पद अवधि है, उसको कितना वेतन मिलेगा, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, इन सब के बारे में लिखा हुआ है महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 76 में। तो यहाँ पर भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल कह लो साथियों, या भारत के महान्यायवादी कह लो, एक ही बात है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, बताइए। तो संसद के खर्च साथियों कौन नियंत्रित करता है, भारत के महानियंत्रक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही ये काम करते हैं। आंसर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। अब नहीं गुजरती है तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, बताइए भाई। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई जो की गई थी साथियों वो कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। पहली बार चढ़े कौन थे, तो शेरपा तेंजिंग चढ़े थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और एडमंड हिलेरी चढ़े थे। कब चढ़े थे साथियों, तो 1953 में चढ़े थे। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो बचेंद्री पाल थी इनका नाम था, ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी सबसे पहले। चलिए भाई, अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है। तो ये कहाँ बहती है साथियों, कैलिफोर्निया में ये शुष्क हवा सांता आना जिसका नाम है ये बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि 2004-5 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। तो अगर बात करें कौन सा ऐसा महाद्वीप था, तो एशिया ऐसा महाद्वीप था जहां पर 2004-5 में इस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि रबी की फसल साथियों कौन सी है, चावल की, सरसों की, मोटे अनाज की या कपास की। चलिए, तो आंसर आपका जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, सरसों के साथ आपका आंसर जाना चाहिए। रबी की फसल यहाँ पर क्या हो जाएगी, सरसों हो जाएगी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को, मदुराई को, बेंगलुरु को या चेन्नई को। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साथियों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को साथियों क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले, जो प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है, तो कोयम्बटूर साथियों तमिलनाडु में स्थित है। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, बताइए भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों अजमेर,
अजमेर को क्या कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। लेकिन राजस्थान का सफेद शहर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर भी कहा जाता है। उसके अलावा मेवाड़ की राजधानी जो थी साथियों उदयपुर थी, ठीक है। और उदयपुर की स्थापना किसने की थी? राजा उदय सिंह ने की थी, महाराणा उदय सिंह ने की थी। ये आपको ध्यान रखना, और ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहां पर स्थित था? बताइए। आरबीआई की जब स्थापना हुई साथियों तो इसका कार्यालय बेंगलुरु में, पुणे में, कोलकाता में या मुंबई में, कहां पर स्थित था? तो कोलकाता में स्थित था। कब स्थापना हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहां था? तो मैं आपको बता चुका हूं, कोलकाता में था। ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों मुंबई में इसका जो कार्यालय स्थापित किया गया वो कब किया गया? तो 1937 में किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित हैं? तो विनिवेश आयोग से साथियों कौन संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवी रामकृष्णा जो हैं ये विनिवेश आयोग से संबंधित हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि अवमूल्यन क्या होता है। आपने सुना होगा अवमूल्यन क्या होता है। तो अवमूल्यन क्या होता है साथियों? तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार लगाकर साथियों इस क्वेश्चन को राइट करेंगे, इसके उत्तर को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। घरेलू संग्रहित करने की एक डिवाइस है ये, ठीक है। या उसके अलावा साथियों अगर बात करें साथियों तो डेटा मापने की एक इकाई है। चिप्स के बारे में एक नियम है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो डिजिटल मुद्रा का ये एक रूप है बिटकॉइन, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन नाम से एक नई योजना साथियों किसने शुरू की थी? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इस योजना की अगर बात करें तो साथियों सड़क परिवहन निगम में क्या किया जाएगा? जो भी महिलाएं हैं उनके लिए बस किराए में उनको आधे की छूट दी जाएगी, यानी कि 50% की उनको छूट जाएगी इस योजना के तहत। उसके बाद देखिए साथियों जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो अब आने वाले 10 क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं, केरल में एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम। तो केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि 11 मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो कौन साथियों शामिल नहीं होगा? गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे, बाकी सब शामिल होंगे, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया था? बासमती चावल को, कांगड़ा चाय को, नागरी दुबराज चावल को या बनारसी पान को? बताइए। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांगड़ा चाय के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन था? तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन था साथियों? डेनमार्क था। यह आपको ध्यान रखना है, डेनमार्क था। उसके बाद देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अच्छा क्वेश्चन और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे दिया गया है? तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो कितनी अनुमानित की गई है साथियों? 5.9% अनुमानित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? बहुत बढ़िया लेवल का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो मुकेश अंबानी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में 2023 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। संपत्ति इनकी कितनी है? तो साथियों 83.4 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी रहे हैं और तीसरे नंबर पर शिव नाडार रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में जो किया गया है साथियों वो कब से कब तक का किया गया है? तो 10 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक का ये आयोजन था जो कि लखनऊ में किया गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, वाराणसी में, अहमदाबाद में या साथियों लखनऊ में? तो कहां पर आयोजित किया गया है आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पाद में भारत किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर? बताइए। तो भारत की अगर बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है। जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़े किए गए हैं उसके अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। 2023 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जलीय कृषि के लिए कितने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए? तो ये फरवरी 2023 की बात चल रही है। फरवरी 2023 में साथियों कितने कार्यक्रम शुरू किए गए? तो 3 कार्यक्रम शुरू किए गए। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि 3। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।